माय डियर स्टूडेंट्स, कंज्यूमर प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है क्योंकि कंज्यूमर को चारों तरफ से एक्सप्लॉइट किया जाता है। मीडिएटर्स एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरर एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, सप्लायर्स एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत ऐसे एक्टिविटीज़ हो सकती है जो कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट कर सकती है। अब इंडिया में कंज्यूमर को एक्सप्लॉइटेशन से बचाने के लिए क्या है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है। ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करता है कि उनको किसी भी तरीके से उनके राइट्स को अबॉलिश न किया जाए, उनके राइट्स को वायलेटेड नहीं किया जाए। तो अगर कंज्यूमर के साथ में कुछ भी गलत होता है तो वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर में जो मशीनरी पर डेवलप की हुई है उसमें कंप्लेन कर सकता है। ये मशीनरी सिस्टम जो है उसको हम 3 टियर रिड्रेसल मशीनरी कहते हैं। ठीक है, ये 3 लेवल पे बनी हुई है, इसलिए इसको 3 टियर रिड्रेसल मशीनरी कहते हैं। स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और सबसे ऊपर नेशनल लेवल पे। यानी सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, उसके बाद स्टेट लेवल पे एंड देन नेशनल लेवल पे। ये 3 लेवल होने के कारण इसको 3 टियर रिड्रेसल मशीनरी कहते हैं। कंज्यूमर अगर कोई भी कंप्लेन करता है तो कंज्यूमर के साथ में जस्टिफाई करने के लिए, कंज्यूमर को जस्टिस दिलाने के लिए ये 3 मशीनरी ऐसी हैं जो कंज्यूमर को पूरी तरीके से एक्सप्लॉइटेशन से बचाती है और उसके कंप्लेंट्स को दूर करती है। सो दैट आज की हमारी स्टडी है 3 टियर रिड्रेसल मशीनरी जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर में डिस्क्राइब्ड है। ओके, ये रिड्रेसल मशीनरी बिल्कुल सिस्टमैटिकली वर्क करती है। सबसे नीचे आई डिस्ट्रिक्ट फोरम, ओके, सेकंड नंबर पे है स्टेट कमीशन एंड सबसे टॉप लेवल पे है नेशनल कमीशन। यानी कंज्यूमर की कंप्लेंट से रिलेटेड अगर कोई फोरम या कोई लेवल है तो ये 3 लेवल है जहाँ पर कंज्यूमर अपनी कंप्लेंट को फाइल कर सकता है। और इसके लिए अगर टॉप मोस्ट कोई कोर्ट है या टॉप मोस्ट कोई फॉर्म है तो वो है नेशनल कमीशन। तो आज हम स्टडी करते हैं 3 टियर रिड्रेसल machinery. The Consumer Protection Act 1986 provide for setting up a 3-tier enforcement machinery at district level, state and the national level for speedy and inexpensive redressal of consumer grievances. कंज्यूमर की शिकायतों को दूर करने के लिए ये 3 लेवल्स पे मशीनरी डेवलप की गई है। The 3 redressal machineries और एजेंसीज आर, ये एजेंसी कौन कौन सी है? फर्स्ट इज डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम। ठीक है, ये किस लेवल पे होती है? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है। सेकंड इज स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन, ओके, ये होती है स्टेट लेवल पे। थर्ड इज द नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, ये होती है नेशनल लेवल पे। तो इसी को हम 3 टियर मशीनरी सिस्टम कहते हैं और जिसके थ्रू कंज्यूमर की कंप्लेंट को सॉल्व किया जाता है, प्रॉब्लम्स को दूर किया जाता है, कंज्यूमर के ग्रीवियंसेस को चेक किया जाता है। ओके, तो इनको 3 जो है ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंडर में प्रोवाइड करी हुई है और इसे हम 3 टियर इन्फोर्समेंट मशीनरी कहते हैं। चलो अब तीनों में देखते हैं कि क्या क्या पोजीशन है, क्या कैसे कैसे इसका कंपोजिशन है, क्या क्या वर्किंग है। तो तीनों का जब हम डिफरेंसेस के थ्रू देखेंगे तो हमें तीनों में कंपैरिजन भी मिल जाएगा और तीनों की स्टडी भी प्रॉपर हो पाएगी। सबसे पहले देखो इसका कंपोजिशन कैसा है, यानी किस तरीके से इसको फॉर्म किया गया है, कितने मेंबर है, कितने प्रेसिडेंट है, ये देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्ट्रिक्ट फोरम, इट कंसिस्ट ऑफ अ प्रेसिडेंट, एक तो प्रेसिडेंट होगा एंड 2 अदर मेंबर्स, 2 अलग मेंबर होंगे। वन ऑफ द मेंबर हैज़ बी अ वुमेन, उसमें से एक मेंबर जो होगा वो बेटा वुमेन होगा। ओके, तो टोटल हो गए इसमें 3 मेंबर्स, उसमें से एक तो प्रेसिडेंट होगा और बाकी 2 अदर मेंबर होंगे। अदर मेंबर में से एक, 2 अदर मेंबर में से एक क्या होगी? वुमेन होगी। ये आपको लिखना कंपलसरी है। ओके, अब देखो स्टेट कमीशन, इट कंसिस्ट ऑफ अ प्रेसिडेंट एंड नॉट लेस देन 2 मेंबर्स, 2 मेंबर्स से कम नहीं होने चाहिए। नॉट लेस देन 2 अदर मेंबर्स, वन ऑफ द मेंबर हैज़ टू बी अ वुमेन। सेम जैसे डिस्ट्रिक्ट कमीशन में है, डिस्ट्रिक्ट फोरम में है, वैसा ही वैसा स्टेट कमीशन में है। 1 तो प्रेसिडेंट होगा और 2 अदर मेंबर होंगे, यानी 2 से कम नहीं हो सकते, तो 2 अदर मेंबर होंगे और उसमें से एक वुमेन होना मस्ट है। ओके, तो जैसा डिस्ट्रिक्ट फोरम में था वैसा का वैसा ही स्टेट कमीशन
कमीशन में भी है। अब बात करते हैं नेशनल कमीशन की। नेशनल कमीशन का कंपोजिशन थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या है देखो, इट कंसिस्ट ऑफ अ प्रेसिडेंट एंड एटलीस्ट 4 अदर मेंबर्स एंड वन ऑफ द मेंबर हैज़ बी अ वुमेन। एक उसमें से वुमेन होनी ज़रूरी है, यानी टोटल क्या होगा, एक तो प्रेसिडेंट होगा, 4 अदर मेंबर्स होंगे, उन 4 अदर मेंबर्स में से एक कौन होगी, वुमेन होगी। तो तीनों का कंपोजिशन आपको दिख गया कि डिस्ट्रिक्ट में तीनों में प्रेसिडेंट एक एक होंगे, डिस्ट्रिक्ट में 2 मेंबर्स होंगे, स्टेट में भी 2 मेंबर्स होंगे और नेशनल कमीशन में 4 मेंबर्स होंगे। ओके, तो ये तो था कंपोजिशन। अब बात करते हैं हु कैन बी अ प्रेसिडेंट, कौन प्रेसिडेंट बन सकता है। ठीक है, किसमें कौन प्रेसिडेंट बन सकता है, इसमें डिस्ट्रिक्ट फॉरम में देखो, अ वर्किंग और रिटायर्ड जज ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का वर्किंग या फिर रिटायर्ड जज इसमें एज अ प्रेसिडेंट अपॉइंट हो सकता है। स्टेट कमीशन की बात करें तो अ वर्किंग और रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट। ओके, स्टेट हाई कोर्ट का जो जज होगा वो उसका प्रेसिडेंट बन सकता है, चाहे वो वर्किंग हो चाहे वो रिटायर्ड हो। ओके, अब देखो नेशनल कमीशन में अ वर्किंग और रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ओके, ये आ गया नेशनल लेवल का। तो तीनों में इसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का होना चाहिए जज, वर्किंग हो चाहे रिटायर्ड हो, इसमें हाई कोर्ट का होना चाहिए, वर्किंग हो चाहे रिटायर हो, और इसमें सुप्रीम कोर्ट का होना चाहिए, चाहे वर्किंग हो चाहे रिटायर्ड हो। ओके, तो इस तरीके से कौन प्रेसिडेंट बन सकता है किसमें, ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। चलो अब बात करते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। ओके, अपॉइंटमेंट ऑफ प्रेसिडेंट कि कौन अपॉइंट करेगा प्रेसिडेंट को। अब सबसे पहले बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट फॉर्म की। द प्रेसिडेंट इज अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सिलेक्शन कमेटी। सिलेक्शन कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद यानी सिफारिश के बाद स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी डिस्ट्रिक्ट फॉरम में प्रेसिडेंट को। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट फॉरम में प्रेसिडेंट को स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, किसके रिकमेंडेशन के बाद, सिलेक्शन कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद। अब चलो स्टेट कमीशन में, द प्रेसिडेंट इज अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से कंसल्टेशन करने के बाद स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है स्टेट कमीशन के प्रेसिडेंट को। ओके, अब देखो नेशनल कमीशन, द प्रेसिडेंट इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ तक तो स्टेट गवर्नमेंट था। ओके, अब यहाँ पर कौन आ गई, सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, आफ्टर कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्टेशन करने के बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट प्रेसिडेंट को अपॉइंट करेगी। सो क्लियर हो गया, डिस्ट्रिक्ट फॉर्म में स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, स्टेट कमीशन में स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी और नेशनल कमीशन में सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। ठीक है, इसमें सिलेक्शन कमेटी से सजेशन लिया जाएगा, इसमें हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से सजेशन लिया जाएगा और इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से सजेशन कंसल्टेशन लिया जाएगा। तो इस तरीके से अपॉइंटमेंट होता है प्रेसिडेंट का तीनों रिड्रेसल एजेंसीज में अलग अलग तरीके से। चलो अब जुडिरिक्शन देखते हैं कि क्या जुडिरिक्शन है। एंटरटेन, इसमें देखो डिस्ट्रिक्ट फॉरम में, एंटरटेन कंप्लेंट्स वेयर द वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज डज नॉट एक्सीड ₹20 लाख। 20 लाख तक के अमाउंट की कंप्लेंट किस में होगी, डिस्ट्रिक्ट फॉरम में होगी। ओके, स्टेट में देखो, एंटरटेन कंप्लेंट्स व्हेन द वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज एक्सीड 20 लाख एंड अप टू 1 करोड़। 1 करोड़ तक के अमाउंट यानी 20 लाख से ऊपर और 1 करोड़ तक के अमाउंट की कंप्लेंट स्टेट कमीशन में की जाएगी। नेक्स्ट नेशनल कमीशन, entertain complaints where the value of goods or services exceed 1 करोड़। 1 करोड़ से ऊपर की चाहे कितना भी अमाउंट हो उसकी कंप्लेंट कहाँ जाएगी, नेशनल कमीशन में जाएगी। ओके, तो 20 लाख तक के यहाँ पर जाएंगे डिस्ट्रिक्ट फॉरम में,
20 लाख से लेकर 1 करोड़ तक के कहाँ जाएंगे, स्टेट कमीशन में, और 1 करोड़ से ऊपर के जितने भी कंप्लेंट होंगे वो सब जाएंगे नेशनल कमीशन में। ठीक है, तो ये इसका फाइनेंशियल जुरिडिक्शन है। अब देखिए अपील अगेंस्ट ऑर्डर किसमें, अगर मान लीजिए आप किसी भी कोर्ट के जजमेंट से सेटिस्फाइड नहीं हैं तो आप कहाँ कंप्लेन कर सकते हैं और आगे कहाँ जा सकते हैं, इस चीज़ को बताता है अपील अगेंस्ट ऑर्डर, कि कोई ऑर्डर आया है और अगर आप उससे भी सेटिस्फाइड नहीं हैं तो क्या आप और आगे जा सकते हैं। यस यू कैन गो। सबसे पहले देखो डिस्ट्रिक्ट फॉर्म में, any person who is aggrieved by the order of district firm can appeal against such order to state commission within 30 days। 30 डेज़ के जब भी डिसीजन सुनाया है उस डिसीजन की डेट के 30 डेज़ के अंदर अंदर वो आगे अपनी कंप्लेंट स्टेट कमीशन में ले जा सकता है। ठीक है, तो कहाँ जाएगी कंप्लेंट डिस्ट्रिक्ट फॉर्म की, स्टेट कमीशन में, बट विद इन 30 डेज़। ओके, अब बात करते हैं स्टेट कमीशन की। एनी पर्सन हु इज़ एग्रीव बाय द ऑर्डर ऑफ स्टेट कमीशन कैन अपील अगेंस्ट सच ऑर्डर टू नेशनल कमीशन विद इन 30 डेज़। यानी आप कहाँ कंप्लेंट कर सकते हैं स्टेट कमीशन की, नेशनल कमीशन में कर सकते हैं। कितने दिन के अंदर अंदर, 30 डेज़ के अंदर अंदर। ठीक है, अब आ जाओ नेशनल कमीशन में। एनी पर्सन हु इज़ एग्रीव बाय द ऑर्डर of the National Commission can appeal against such order to Supreme Court, okay, within 30 days। only case where value of goods or services exceed 1 crore can be appealed in Supreme Court। सुप्रीम कोर्ट में कोई भी केस सिर्फ उस कंडीशन में ही जाएगा जब गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू 1 करोड़ से एक्सीड होगी, ज़्यादा होगी, उसी कंडीशन में जाएगा। ठीक है, और अगर आप नेशनल कमीशन की ऑर्डर से सेटिस्फाइड नहीं हैं तो आप 30 डेज़ के अंदर सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। बट अगर हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की बात करें तो नेशनल कमीशन हाईएस्ट कोर्ट है कंज्यूमर कंप्लेंट को रिड्रेस करने के लिए, कंज्यूमर कंप्लेंट्स को फाइल करने के लिए हाईएस्ट या टॉप मोस्ट जो कमीशन है वो है नेशनल कमीशन। ओके, बट अगर आपका केस 1 करोड़ का है और आपने नेशनल कमीशन के जजमेंट से सेटिस्फाइड नहीं हो, ऑर्डर से सेटिस्फाइड नहीं हो, तो आप आगे 30 डेज़ के अंदर अंदर सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये अपील अगेंस्ट ऑर्डर है। आप डिस्ट्रिक्ट फॉर्म की कंप्लेंट कहाँ ले जा सकते हैं, आगे स्टेट कमीशन में, स्टेट कमीशन की कहाँ ले जा सकते हैं, नेशनल कमीशन में, और नेशनल कमीशन की कहाँ ले जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में। ओके, ऐसा नहीं है कि आप डिस्ट्रिक्ट कमीशन की सीधे ही सुप्रीम कोर्ट ले जा सकते हैं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ 1 करोड़ से ऊपर के अमाउंट की ही कंप्लेंट जाएगी। सो दैट डिस्ट्रिक्ट कमीशन और स्टेट कमीशन की कंप्लेंट नहीं जा सकती सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में वही कंप्लेंट जाएगी जो बेटा सीधे नेशनल कमीशन में फाइल की गई है, और अगर उसके जजमेंट से सेटिस्फाइड नहीं होते तो ही आप सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। ओके, तो यहाँ आपको डिस्ट्रिक्ट फोरम में आगे अपील करने को मिलेगा स्टेट कमीशन में। ओके, स्टेट कमीशन में आगे आपको अपील करने को मिलेगा नेशनल कमीशन में। तो ये 3 टायर रिड्रेसल मशीनरी है जो हमारे इंडिया में कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करती है और उसके ग्रीवियंसेस को, उसकी प्रॉब्लम्स को, कंप्लेंट्स को सॉल्व करती है। इसी को हम 3 टायर मशीनरी सिस्टम कहते हैं। बहुत सिस्टमैटिकली वर्क करती है और कंज्यूमर के साथ में जस्टिफिकेशन का काम करती है। आपको इसका सब कुछ इम्पॉर्टेंट है और बहुत सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछे जा सकते हैं। कंपोजिशन के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं, फाइनेंशियल जुडिक्शन क्या है इसका, उसके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आपको इसके अच्छे से नोट्स बना लेने हैं और इसकी पूरा अच्छे से टेबल और डायग्राम बना के आपको इसे लर्न कर लेना है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सिर्फ 12th के पर्पज़ से नहीं, इवन बीकॉम में भी ये टॉपिक आता है और बहुत सारे कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स में भी ये पूछे जाते हैं। सो दैट आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा अच्छे से। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, आपके मन में कोई कंप्लेंट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।